हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षत बंसल नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका के फिजिकल मैप के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप के बारे में। आज हम देखेंगे अफ्रीका के फिजिकल मैप के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका के वो कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं, कौन सी महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस पूरे वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां जितनी भी हैं, उन सबको हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। एक एक करके हम यहां पर लेते चलेंगे अफ्रीका की पर्वत, पहाड़, नदियों को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम उत्तर की ओर। उत्तर की ओर आते हैं सबसे पहले हम। तो देखेंगे आप यहां पर सबसे ऊपर बनी हुई है हमारी एक जल संधि बनी है, यहां पर जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि पे क्वेश्चन क्या आता है? जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? यहां पर है अटलांटिक महासागर, यहां पर भूमध्य सागर, इनको जोड़ती है। कौन से दो देशों को अलग करती है? तो यहां पर है मोरक्को और ऊपर कौन सा देश है? ऊपर है स्पेन। इन दो देशों को क्या करती है? अलग। और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे एक पर्वत बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम एटलस पर्वत। यहां पर एक पर्वत बना हुआ है एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत पर क्वेश्चन सुनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एटलस पर्वत किन देशों में फैला हुआ है? तो 3 देशों में फैला हुआ है एटलस पर्वत। एक है मोरक्को, एक है आपका अल्जीरिया और एक है आपका टूनिशिया। फिर से सुनेंगे, एटलस पर्वत कितने देशों में फैला है? मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो एटलस पर्वत है ये अफ्रीका का एकमात्र नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत, जिसको नवीन मोरदार पर्वत भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं न्यू फोल्डिंग माउंटेन। अफ्रीका का एकमात्र न्यू फोल्डिंग माउंटेन का क्या है? उदाहरण। अच्छा, कई सारी श्रृंखला बनी हुई है। यहां पर लिखा है एंटी एटलस, यहां पर लिखा है मिडिल एटलस, यहां पर लिखा है हाई एटलस, यहां पर लिखा है सहारन एटलस। ये सब इसकी कई सारी क्या है? श्रेणियां। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट टोबैकल इसकी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। क्लियर है पॉइंट? और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो किस पर बनता है? यहां पर एक मरुस्थल बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल को निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको देखेंगे आप, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं हम सहारा मरुस्थल को। तो देखेंगे यहां पर कहां पर फैला है। तो सहारा मरुस्थल यहां पर लाल सागर से लेकर कहां पर फैला है? यहां पर अटलांटिक महासागर तक। बीच में जो पूरा पर्वत फैला मरुस्थल फैला हुआ है वो कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। अब देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले सहारा मरुस्थल कौन कौन से देशों में फैला है? तो कई सारे देशों में फैला है। यहां पर मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीशिया है, फिर लीबिया है, फिर यहाँ पे इजिप्ट है, उसके नीचे सूडान है, उसके नीचे चैड है, उसके नीचे नाइजर है, माली है, मारितानिया है, वेस्टर्न सहारा है। इन सब देशों में कौन सा मरुस्थल फैला है? सहारा। अब देखेंगे एक जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में है कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो याद रखेंगे, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है। दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसमें पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहले नंबर पे आता है एंटार्क्टिका। जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है आर्कटिक। और तीसरे नंबर पे कौन सा मरुस्थल आता है? सहारा। तो जो मरुस्थल की या डेजर्ट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है? जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है उनको हम बोलते हैं मरुस्थल। जब यहां पर मान के चलिए 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल एंटार्क्टिका, आर्कटिक और फिर सहारा। तो ये दोनों कैसे मरुस्थल हैं? इनको बोलते हैं हम ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। और जो गर्म मरुस्थल का उदाहरण है वो क्या है? सहारा। तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं, सहारा दुनिया का लॉन्गेस्ट हॉट डेजर्ट मरुस्थल है। क्लियर है? तो इसका मतलब गर्म मरुस्थल में ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मरुस्थल में पूछा जाए पृथ्वी पे सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा मरुस्थल एंटार्क्टिका, दूसरा आता है आर्कटिक और तीसरा मरुस्थल कौन सा आता है? सहारा। याद रखेंगे इस पॉइंट को। और देखेंगे सहारा पे। अब देखेंगे सहारा में कई सारी और भी आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे यहां पर बना है अहोगर माउंटेन, यहां पर बना है एयर प्लेट्यू, यहां पर बना है, यहां पर देखेंगे पर्वत बना है तिबिस्ती। एक और मरुस्थल यहां पे बना है जिसको बोलते हैं हम लीबियन मरुस्थल। ये भी इसी का भाग है, किसका? सहारा का। एक और यहां पे इजिप्ट में एक मरुस्थल बना है जिसको बोलते हैं पूर्वी मरुस्थल। ये सब किसके भाग हैं? ये सब सहारा मरुस्थल के ही क्या है? भाग। और आगे देखते हैं, लीबिया में हमने एक स्थान पढ़ा था अल अजीजिया, जो सहारा मरुस्थल में आता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थान माना जाता है। कौन सा? अल अजीजिया दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थान माना जाता है। अब देखेंगे एक पॉइंट और समझेंगे। यहां पर एक नाम लिखा है साहेल। ये साहेल क्या होता है? तो साहेल को याद रखेंगे, ये क्या चीज है? ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेमी एरिड। ये सेमी एरिड रीजन है। कौन सा? साहेल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये साहेल किसका उदाहरण है? अर्ध शुष्क क्षेत्र का उदाहरण है। और यहां पर किस प्रकार
की जलवायु पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब भाई ये सवाना क्या होता है, तो सवाना का मतलब है, सवाना एक विशेष प्रकार की मोटी और लंबी घास होती है जिसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फुट होती है, और चूंकि पानी कम होता है यहां पर, इसलिए ये जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है, पीला। और पीला रंग होने के कारण यहां पर जो जानवर होते हैं उनको छुपने के लिए आसान जगह यहां पर क्या हो जाती है, निर्मित। तो किसका नाम है, साहेल। अच्छा, साहेल सहारा के दक्षिण में आता है, तो सहारा में तो बहुत कम यहाँ पे वर्षा होती है, बहुत कम यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो साहेल है वो कैसा है, सहारा के नीचे है, तो थोड़ा सा ज्यादा वहां पे वर्षा होती है सहारा की अपेक्षा, इसलिए इसको बोल रहे हैं अर्धशुष्क क्षेत्र। क्लियर है पॉइंट है, तो ये हो गया साहेल आपका। अच्छा, एक और सहारा पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सहारा में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बद्दू जनजाति। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा, सहारा में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, बद्दू जनजाति। क्लियर है। अब यहां से चलते हैं हम कहां पर, इजिप्ट की ओर। इजिप्ट की ओर आते हैं यहां पर हम, तो ये हमने यहां पर ये निकाला हमने इजिप्ट। तो इजिप्ट में देखेंगे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, किस पर, इजिप्ट पर। दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे, एक तो है आपकी नील नदी और दूसरा महत्वपूर्ण है यहां पर स्वेज कैनाल। दो चीजों के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे, एक यहां पर बनी हुई है स्वेज कैनाल और एक यहां पर नदी जा रही है जिसका नाम क्या है, नील नदी। क्लियर है। सबसे पहले नील नदी के बारे में समझ लेंगे। तो नील नदी की देखेंगे कहां से शुरू हो रही है नील नदी, तो इसको जब आप निकालेंगे नील नदी को तो देखेंगे एक है व्हाइट नील, एक है ब्लू नील। व्हाइट नील कहां से निकल रही है, तो यहां पे एक झील बनी हुई है विक्टोरिया झील, यहां से कौन सी नदी निकल रही है, इसको बोलते हैं हम श्वेत नील। ब्लू नील कहां से निकल रही है, तो ये इथोपिया का पठार है, यहां से कौन सी नदी निकल रही है, ब्लू नील। ये व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों कहां पर आके मिल जाती हैं, तो यहां पे सूडान की राजधानी है खार्तूम, यहां पे दोनों नदियां आके मिल जाती हैं और यहां से ये अब किस नाम से बहती है, नील नदी के नाम से क्या करती है, बहती है। क्लियर है पॉइंट, ये समझ में आ रहा है। नील नदी पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी वो कौन सी नदी है, नील। दूसरा, इजिप्ट की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नील नदी को कहा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील की देन किस देश को कहा जाता है, तो उसका नाम भी क्या है, इजिप्ट को नील की देन कहा जाता है। और पॉइंट देखते हैं यहां पे, देखेंगे नील नदी पर इजिप्ट में एक डैम बना है जिसका नाम है आसवान डैम, ये यहां का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा, इसके पीछे एक झील बनी हुई है जिसका नाम है नासिर झील। तो डैम जब भी बनता है तो उसके पीछे एक झील का निर्माण किया जाता है, तो ये कौन सी झील बन गई यहाँ पे, नासिर झील यहां पर बन गई है। क्लियर पॉइंट है। ये हुआ किसके बारे में, नील नदी के बारे में, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ते हैं यहां पर स्वेज कैनाल के बारे में, यहां पर पढ़ते हैं कि स्वेज कैनाल को लेकर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो स्वेज कैनाल के लिए देखेंगे एक मैप यहां पे बना हुआ है स्वेज कैनाल को लेकर, तो इस मैप से हम समझते हैं स्वेज कैनाल पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्वेज कैनाल पे आया है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो ऊपर भूमध्य सागर है और नीचे लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेज नहर। अच्छा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर कौन सा बंदरगाह है, तो उसको बोलते हैं पोर्ट सैयद, और यहां पे कौन सा बंदरगाह है, इसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज। और बीच में तीन महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक यहां पर बनी है टिम्सा झील, एक बनी है ग्रेट बिटर झील और एक बनी है लिटिल बिटर झील। फिर से सुनेंगे, ये क्रम से लगाने में यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि क्रम से लगाइए। अगर आप भूमध्य सागर से लाल सागर की ओर जा रहे हैं तो आपको क्रम से कौन कौन से नगर, कौन कौन सी झीलें यहां पे पड़ेंगे। तो सबसे पहले पड़ेगा पोर्ट सैयद, दूसरे नंबर पे पड़ेगा टिम्सा झील, तीसरे नंबर पे पड़ेगी आपकी बिटर झील और चौथे नंबर पे बनेगी लिटिल बिटर झील और पांचवें नंबर पे क्या पड़ेगा, स्वेज बंदरगाह यहां पर पड़ेगा। क्लियर पॉइंट है। अब देखेंगे यहां पर जब जहाज आता है अंदर तो बाकी तो बहुत सकरी नहर है, इसका मतलब है यहां पर ग्रेट बिटर पर आके ही जहाज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे चौड़ा भाग यहां पर बना हुआ है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो एक एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्वेज कैनाल की लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे वर्तमान में स्वेज कैनाल की लंबाई है 193 किलोमीटर, लेकिन जब एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था उस समय सही आंसर क्या माना गया था, 168 किलोमीटर क्या माना गया था आंसर। तो आप वर्तमान में क्या याद रखेंगे, 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि जो स्वेज कैनाल अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ही हमने ये जो डाटा है वो हमने लिया हुआ है। क्लियर है। तो वर्तमान में इसकी लंबाई कितनी है, 193 किलोमीटर इसकी लंबाई। अच्छा, बनना कब शुरू हुई थी, 1859 में, 1859 में बनना शुरू हुई थी। कब बनकर तैयार हो गई, तो 1869 में बनकर ये क्या हो गई, तैयार। दूसरा, किस देश के अधिकार में है, तो वर्तमान में मिस्र या इजिप्ट के अधिकार में ये, क्या हमेशा से उसके अधिकार में थी, नहीं,
पहले ये किसके अधिकार में थी? यूके और फ्रांस के अधीन थी। 1956 में जो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, उन्होंने इसका क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण, जो उस समय की एक बहुत बड़ी घटना मानी गई थी, जिसको स्वेज क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये किसके अधीन आ गए? इजिप्ट के अधीन आ गए। और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्वेज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वेज कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्या है? जब स्वेज कैनाल नहीं बनी थी तो आप देखेंगे जहाज को कैसे जाना पड़ता था? जहाज पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के यहां से होकर अगर भारत आना है तो पूरा चक्कर लगा के आते थे। अब वर्तमान में ये जो यहां से सीधे क्रॉस करके ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला सबसे छोटा जलमार्ग ये क्या करता है? प्रदान। मतलब 193 किलोमीटर की नहर से हमारे कितने किलोमीटर बच रहे हैं? 7000 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ रही है किसको? जहाज को। क्लियर है पॉइंट? तो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला सबसे छोटा जलमार्ग प्रदान करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल स्वेज कैनाल है, तो इसको समझेंगे क्या पॉइंट है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल स्वेज कैनाल नहीं है, लेकिन अगर उसमें लिखा है कि विदाउट लॉक सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, तब उसमें नाम क्या आएगा? स्वेज नहर। फिर से सुनेंगे, लॉन्गेस्ट कैनाल विदाउट लॉक वो कौन सी कैनाल है? तो उसका नाम है स्वेज कैनाल। सबसे बड़ी क्या है? कैनाल है जिसमें कोई भी लॉक बीच में नहीं है। कई सारी हम पढ़ेंगे, चीन की हम झीलें पढ़ेंगे, नहर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका अमेरिका में, कनाडा में कई तरह की झीलें हैं, लेकिन उनके बीच में क्या है? लॉक। ये ऐसी नहर है जिसमें बीच में एक भी लॉक नहीं है। इसका मतलब है इसका डायरेक्शन या यहां पर हाइट इस तरीके से थी कि वहां पर सीधे समुद्र का जल अंदर क्या कर गया? प्रवेश कर गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसको लेकर? स्वेज कैनाल को लेकर। अब बढ़ते हैं और नीचे थोड़ा सा आते हैं इसमें हम, तो देखेंगे यहां पर अभी हमने पढ़ लिया इजिप्ट के बारे में। अब इजिप्ट से थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें यहां पर आती हैं, देखते हैं। यहां पे देखेंगे तो यहां पर आ रहा है एक मरुस्थल का नाम आ रहा है जिसका नाम है न्यूबियन मरुस्थल। कहां पर है? सूडान में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, न्यूबियन मरुस्थल कहां पर है? कहां पर है? सूडान में। दूसरा, यहां पर एक जनजाति पाई जाती है नूबा जनजाति, वो भी कहां पर मिलती है? सूडान में मिलती है। क्लियर है पॉइंट? अब देखेंगे यहां पर एक सागर बना है जिसको बोलते हैं लाल सागर। लाल सागर किसको अलग करता है? इधर है एशिया, इधर है अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? लाल सागर। यहां पर एक जल संधि हम पहले कई बार इसको बता चुके हैं, बब अल मंदाब जल संधि, जो किस किस को अलग करती है? यहां पर है यमन, यहां पर है जिबूती, इन दोनों देशों को अलग करती है। दूसरा, अदन की खाड़ी और लाल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। क्लियर पॉइंट ये? अब देखते हैं यहां पर एक नाम लिखा है इथोपियन हाईलैंड, इसी को बोलते हैं हम इथोपिया का पठार, और इसी को एक नाम और बुक्स में लिखा रहता है जिसका नाम है अबिसिनिया का पठार। तो अबिसिनिया का पठार कहां पर है? तो वो कहां पर है? इथोपिया में। क्लियर है राजधानी? क्लियर है पॉइंट? अब देखेंगे यहां पर एक प्रायद्वीप बना है जिसका नाम है सोमालिया प्रायद्वीप। इसी को हमने पॉलिटिकल जब मैप पढ़ा था तो किस नाम से पढ़ा था? इसको बोला था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें टोटल कितने देश आ रहे थे? 4 देश जिसमें आ रहे थे। क्लियर पॉइंट? तो वो पॉलिटिकल वाला मैप अगर आप पहले कर लेंगे तो आपको ये पढ़ना और ज्यादा क्या रहेगा? आसान रहेगा। तो ये इस तरह से जो निकला हुआ भाग है इसको हमने क्या बोल दिया था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको हमने बोल दिया था। इसी को बोला जाता है सोमालिया प्रायद्वीप भी इसको कहा जाता है। अच्छा, सोमालिया के निकट यहां पे आप देखेंगे एक अंतरीप बना है, एक केप बनी है जिसका नाम है ग्वाल्डा फाई। तो ग्वाल्डा फाई जो अंतरीप है वो कहां पर है? वो कहां पर है? वो है सोमालिया में। क्लियर? इसी सोमालिया के प्रायद्वीप पर 2 नदियां बनी है, एक का नाम है शिबेली, एक का नाम है जुब्बा। 2 नदियां बनी है, एक का नाम है शिबेली, एक का नाम है जुब्बा। दोनों नदियां कहां की हैं? दोनों नदियां हैं आपकी सोमालिया की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां पे देखेंगे एक नाम लिखा है मोगादिशु, किसकी राजधानी है? तो मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। और सोमालिया की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो शिबेली नदी के किनारे। शिबेली नदी के किनारे कौन सा नगर है? मोगादिशु नगर है। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, तो नीचे आप देखेंगे यहां पर रेल की पटरियां जैसी कुछ आकृतियां यहां पर बनी हुई हैं। आप जो भी एटलस है आपका, या आप इसमें आप देखेंगे कि रेल की पटरियों जैसी क्या बनी है? आकृतियां। और यहां पे नाम लिखा है, इधर नाम लिखा है ईस्ट रिफ्ट वैली और यहां पर नाम लिखा है वेस्ट रिफ्ट वैली। तो एक शब्द हम पढ़ लेते हैं यहां पर पहले, शुरू करने से पहले, रिफ्ट वैली क्या होती है? क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहां पे कई सारी नहरों, कई सारी झीलें यहां पर बनी हुई हैं, जिसको हम नाम एक दिया गया है, जिसको बोलते हैं अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन, जिसको कहा जाता है। तो यहां पर भ्रंश घाटी बनी हुई है और इसी भ्रंश घाटी में कई सारी झीलें बनी हुई हैं। तो पहले हम शब्द पढ़ते हैं, ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली क्या होती है, तो समझ लेंगे।
जैसे मान के चलिए चट्टान है, इस चट्टान में किसी कारण से दरार पड़ गई, क्रैक पड़ गया, जिसको हम बोलते हैं भ्रंश, और इस भ्रंश का जो बीच वाला चट्टानी भाग है नीचे की ओर धंस जाए तो यहां पर एक क्या बन जाएगी, तो ये इस तरीके की क्या बन जाएगी, यहां पर आकृति बन जाएगी। तो बीच में जो आकृति बन गई इसको हमने बोल दिया भ्रंश घाटी। तो इसी भ्रंश घाटी में कई नदियां बहती हैं, जैसे एमपी का एक क्वेश्चन आता है या इंडियन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की वो दो नदियां कौन सी है जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो उनका नाम क्या है, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गई भ्रंश घाटी। तो इसी भ्रंश घाटी के सारे यहां पर कई सारी झीलों का क्या हो रहा है, निर्माण। अच्छा, ये भ्रंश घाटी कहां से कहां तक जाती है, तो नीचे देखेंगे, नीचे यहां पर बना हुआ है आपका, इसको हमने बोला था मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक से लेकर ये देखेंगे यहां पर जा रही है, ये देखेंगे यहां पर जा रही है, और ऊपर देखते हैं कहां तक जा रही है, तो ऊपर आप देखेंगे ये कहां तक जा रही है, यहां तक, मतलब लेबनान तक ये क्या जा रही है, भ्रंश घाटी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, तो उसको बोलते हैं अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। दुनिया की सबसे लंबी क्या है, भ्रंश घाटी का उदाहरण। क्लियर है? अब ये भ्रंश घाटी जब हमारा क्लियर हो गया तो अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका की वो महत्वपूर्ण झीलों का क्षेत्र कौन सा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम ग्रेट अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन के नाम से हम जानते हैं। तो आते हैं यहां पर हम, तो देखेंगे यहां पर कई सारी झीलें यहां पर बनी हुई हैं, उन झीलों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन झीलों पर बनते हैं। क्लियर पॉइंट है? देखेंगे कौन सी झीलें बनी है। एक यहां पे झील लिखी है लेक विक्टोरिया, एक और बड़ी झील यहां पे लिखी है लेक तंगानिका, एक यहां पे झील लिखी है मालावी, और एक और झील यहां पर लिखी हुई है, जैसे 3 झीलें यहां पर लिखी हैं, लेक केवू, लेक एडवर्ड और लेक एल्बर्ट। क्लियर है? अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक झील यहां पर भी है जिसका नाम है तुर्काना, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण झील हमारे लिए है वो कौन सी झील है, वो है लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया के ऊपर क्वेश्चन समझते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील वो कौन सी है, लेक विक्टोरिया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील वो कौन सी है, लेक विक्टोरिया। तीसरा क्वेश्चन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो भी कौन सी है, लेक विक्टोरिया। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं पूरे आप नोट करते रहेंगे। अगला पॉइंट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, यहां पर जा रही है, ये जा रही है आपकी भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर। तो इसका मतलब है ये उष्ण कटिबंधीय सबसे बड़ी झील है दुनिया की, तो उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट बिगेस्ट लेक ऑन इक्वेटर, या उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल लेक है सबसे बड़ी कहां पर, दुनिया की। क्लियर पॉइंट, लेक विक्टोरिया। और कौन से क्वेश्चन बनती है, लेक विक्टोरिया की सीमा कितने देशों से लगती है, 3 देशों से लगती है। कौन कौन से देश हैं, एक नाम है यहां पर कीनिया, एक नीचे की तरफ आता है कौन सा, तंजानिया, और एक ऊपर की तरफ आता है युगांडा। इन देशों से इसकी क्या लग रही है, बाउंड्री लग रही है। 3 देशों से इसकी क्या लग रही है, बाउंड्री। यहां पर देखेंगे एक झील बनी है तंगानिका, तंगानिका झील देखेंगे, ये बड़ी झील है, ये भी 4 देशों से इसकी क्या लगती है, बाउंड्री। यहां पर क्या है, तंजानिया, ऊपर है ब्रूंडी, यहां पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और नीचे की तरफ यहां पे क्या बना है, नीचे की तरफ यहां पे मालावी। तो इन देशों से इसकी क्या लगती है, बाउंड्री लगती है। क्लियर पॉइंट है? और देखते हैं यहां पर हम, यहां पर देखेंगे आप लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया के आगे नीचे एक और झील बनी है यहां पर, मालावी झील, जिसका पुराना नाम क्या था, न्यासा। क्लियर है? तो यहां पर एक देश है मालावी, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, मालावी झील, इसका क्या है, नाम है। क्लियर पॉइंट है? और देखते हैं यहां पर हम एक देखेंगे, यहां पर कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला यहां पर बनी हुई है। एक पर्वत श्रृंखला यहां पर लिखी है माउंट किलिमंजारो, और ऊपर एक और बना है माउंट कीनिया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन गया, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो का आप नाम जो ज्योग्राफी की बुक्स है उसमें कई जगह आप पढ़ेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बहुत निकट है, उसके बाद भी ये इस चोटी पर ये हमेशा पूरे साल भर किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। फिर से सुनेंगे, भूमध्य रेखा के निकट स्थित होने के बाद भी इस पर पूरे साल भर क्या जमी रहती है, इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है। इसका मतलब ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि भूमध्य रेखा पर भी बर्फ हो सकती है। तो यहां पर मतलब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती आती है वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, कम। इसका मतलब भूमध्य रेखा के निकट ये पूरे साल भर बर्फ से ढका रहने वाला क्या है, स्थान। ऐसे ही हम भारत में कई उदाहरण देखते हैं, जैसे ऊटी के बारे में पढ़ते हैं भारत में हम कि वो भूमध्य रेखा के निकट है या दक्षिण भारत में है वो, लेकिन तब भी वो एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर पॉइंट है?
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 द्वीप बने हैं, एक का नाम है पंबा, एक का नाम है जंजीबार। दोनों के बारे में बता चुके थे, दोनों तंजानिया में। अच्छा, एक पॉइंट था माउंट किलिमंजारो किस देश में है, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में। ये दोनों पंबा और जंजीबार द्वीप हैं, ये कहाँ पर हैं, ये भी दोनों कहाँ पर हैं, तंजानिया में। किस लिए प्रसिद्ध है, लौंग के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध। 90% दुनिया की लौंग का उत्पादन कहाँ से होता है, इन दोनों द्वीपों से होता है। क्लियर है। और नीचे चलते हैं अब हम, यहां से यहां पे आते हैं हम, थोड़ा दक्षिण की ओर आते हैं कि भाई क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर। अब देखेंगे यहां पर, तो यहां पर एक तो हमने ये द्वीप आपको बता दिए थे, तो द्वीप एक बार और देख लेते हैं। यहां पर एक सबसे बड़ा द्वीप बना है जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी कौन सा है, मेडागास्कर। अच्छा, ये किससे अलग हो रहा है, मुख्य भूमि से अफ्रीका की, तो बीच में एक बनी है मोजाम्बिक चैनल। जब हमने पहली वीडियो आपको बताई थी बेसिक ऑफ वर्ल्ड एटलस, वहां पे हमने बताया था कि चैनल और जल संधि, चैनल और स्टेट में क्या अंतर होता है। अगर जल संधि की चौड़ाई बढ़ गई तो वो क्या बन जाती है, चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल द्वारा ये क्या हो रही है, अलग हो रही है। क्लियर पॉइंट। और भी कई सारे द्वीप बने हैं, यहाँ पर एक बना है सेशेल्स, यहाँ पर एक बना है कोमोरोस, यहाँ पर देखेंगे एक फ्रांस के अधीन है रियूनियन, एक बना है मॉरिशस। ये सारे द्वीपीय क्या है, देश है। क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे आप कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं, झीलें। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक दक्षिण की ओर और थोड़ा सा लेते हैं इसको हम, तो यहाँ पे देखेंगे आप दक्षिण अफ्रीका में आते हैं। यहाँ पर हम दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक नाम लिखा है हाई वेल्ड। ये हाई वेल्ड इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए वेल्ड। वेल्ड का मतलब क्या होता है, वेल्ड का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेल्ड। इसका मतलब है टेम्परेट ग्रासलैंड जो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, वेल्ड। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन स्टेट में भी आ चुका है मैच द कॉलम के रूप में, कि जैसे हमने पढ़ा था स्टेपीज कहाँ पर मिलती हैं, जैसे हमने पढ़ा था सवाना कहाँ पे मिलते हैं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे वेल्ड कहाँ पर मिलते हैं, तो यह सब पूछा जा चुका है। तो वेल्ड वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो कहाँ पर मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में। और देखते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर ये मोजाम्बिक के निकट एक राजधानी यहाँ पे मपूतो मोजाम्बिक की, और यहाँ पे निकट जो खाड़ी है उसी को हमने क्या बोलते हैं, डेलागोआ की खाड़ी उसको कहा जाता है। इसको मपूतो की खाड़ी भी कहा जाता है इसको, और इसी को डेलागोआ की खाड़ी भी कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ यहाँ पर आके गिरती हैं। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, या जिसको हम बोलेंगे अफ्रीका का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, वो कौन सा है, ड्रैकेंसबर्ग। वो किस देश में आता है, वो आता है आपका साउथ अफ्रीका में। और देखेंगे इस ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से 2 नदियां निकल रही हैं, एक नदी निकल रही है ऑरेंज और एक नदी कौन सी निकल रही है, वॉल। तो ऑरेंज की ही सहायक नदी हम कहते हैं किसको, वॉल को। तो साउथ अफ्रीका की 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हो गई, एक हो गई ऑरेंज और एक कौन सी हो गई, वॉल। अच्छा, ऑरेंज नदी निकल रही है लेसोथो से, एक देश था साउथ अफ्रीका के अंदर, फिर गई साउथ अफ्रीका में, उसके बाद कहां पर चली गई, ये नामीबिया में होके और यहां पर अटलांटिक महासागर में क्या कर गई, गिर गई। क्लियर पॉइंट है। और बढ़ते हैं यहाँ पर, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका में नीचे 3 अंतरीप बने हुए हैं, एक बना है केप ऑफ गुड होप, एक बना है केप अगुलहास और एक बना है केप सेंट फ्रांसिस। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप क्यों इंपॉर्टेंट है, जब सुएज नहर नहीं बनी थी तब तक जो जहाज होते थे वो यहां से क्रॉस करके जाते थे, इसलिए यहां पर उनको क्या करना था, पड़ता था, रुकना होता था, तो इसलिए इसको बोल दिया केप ऑफ गुड होप। इसको हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरिप। अच्छा, केप अगुलहास पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगुलहास क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे एक गर्म जलधारा चलती है हिंद महासागर में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अगुलहास के नाम से जानते हैं। पूछा जा चुका है अगुलहास कैसी जलधारा है, गर्म। दूसरा कहां पर चलती है, तो हिंद महासागर की एक क्या है, जलधारा। क्लियर पॉइंट है। अब चलते हैं ऊपर की ओर, तो यहां पर एक मरुस्थल बना है जिसका नाम है नाबेब मरुस्थल। तो इससे नाम से क्लियर है, मुख्य भाग इसका कहां पर आता है, नामीबिया में। तो 3 देशों में फैला है, ऊपर है अंगोला, नामीबिया और नीचे क्या है, साउथ अफ्रीका। 3 देशों में फैला मरुस्थल कौन सा है, नामेब। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो ये मरुस्थल यहां पर बना है, इसके बनने की क्या कारण था ये मरुस्थल यहां पे बना है, तो देखेंगे यहां पर एक जलधारा चलती है जिसको हम बोलते हैं, एक ठंडी जलधारा चलती है यहां पर जिसका नाम है बेंगुएला की जलधारा।
इसको क्या बोलते हैं हम, बेंगुएला की जलधारा। तो इसी ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर मरुस्थल की क्या हो गई, संभावना बढ़ गई। जब हम और डिटेल में ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल, चूंकि यहाँ पर हम फैक्चुअल पॉइंट देख रहे हैं, जब हम और डिटेल में कंसेप्चुअल पॉइंट पढ़ते हैं वहां पर हम बताते हैं कि कैसे ठंडी जलधारा किसी स्थान पर मरुस्थल बनने की संभावना को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। क्लियर पॉइंट। यहां पर एक महत्वपूर्ण मरुस्थल बना है कालाहारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। कितने देशों में फैला है, 3। कौन कौन से हैं, बोत्सवाना, एक है नामीबिया और नीचे की तरफ कौन सा है, साउथ अफ्रीका। लेकिन मैक्सिमम भाग कहां पर आता है, बोत्सवाना में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुशमैन एक जनजाति है जो कहां पर पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली क्या है, एक जनजाति है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। अब ऊपर की ओर चलते हैं तो यहां पर एक नदी हमको दिख रही है जिसका नाम क्या है, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पे क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जाम्बेजी नदी पर बनते हैं। तो जाम्बेजी नदी आ रही है अंगोला से, अंगोला के बाद आ गई जाम्बिया में, उसके बाद आई जिम्बाब्वे में और यहां पर आई मोजाम्बिक में। क्लियर है। लेकिन जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जाम्बेजी नदी पर एक फॉल बनता है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है एक विक्टोरिया फॉल। ये कहां पर है, तो ऊपर है जाम्बिया और नीचे की तरफ है जिम्बाब्वे। लेकिन इसके थोड़ा सा पहले एक पॉइंट है जहां पर 4 देशों की बाउंड्री लगती है। फिर से सुनेंगे, 4 देशों की बाउंड्री लगती है। एक है जाम्बिया, एक है आपका नामीबिया, एक है आपका जिम्बाब्वे और एक है आपका बोत्सवाना। इन चारों देशों की यहां पर क्या लगती है, बाउंड्री लगती है। अच्छा, विक्टोरिया फॉल कौन से देश में है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर कौन सा फॉल है, विक्टोरिया फॉल है। क्लियर पॉइंट है। तो ये हो गया किसके बारे में, जाम्बेजी नदी के बारे में। अच्छा, एक और यहां पर महत्वपूर्ण नदी बनी हुई है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी किधर से निकलती है, साउथ अफ्रीका से निकलती है और इस तरीके से जाते हुए ये कहां पर जाके मिल जाती है, ये मपूतो की खाड़ी पर क्या हो जाती है, गिर जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लिम्पोपो पे जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, देखेंगे यहां से निकल रही है मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है, लिम्पोपो। कहां से निकल रही है, साउथ अफ्रीका से, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद मोजाम्बिक और उसके बाद ये यहां पर हिंद महासागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये कौन सी नदी हो गई, लिम्पोपो। याद रखेंगे वो नदी कौन सी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है आपकी, लिम्पोपो नदी। क्लियर पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर। यहां पर एक पठार बना है जिसका नाम है बीका पठार। क्वेश्चन आ गया कहां पर है, तो ये अंगोला में। एक यहाँ पे पठार बना है कटंगा प्लेट्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है कटंगा प्लेट्यू। कहां पर आता है, तो इसका मैक्सिमम भाग आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हम कॉन्गो गणतंत्र भी बोलते हैं। लेकिन इसका कुछ भाग कहां पर भी आता है, अंगोला में भी इसका कुछ भाग आता है। कौन सा पठार है ये, कटंगा। फेमस क्यों है, ये कई तरह के खनिज संसाधन के लिए क्या होता है, दुनिया में प्रसिद्ध है। क्रोमियम हो, तांबा हो, ये सारी चीजें यहां पर क्या होती हैं, मिलती हैं। कई तरह के खनिज संसाधन यहां पर क्या होते हैं, मिलते हैं। अब इसके ऊपर चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण बेसिन है जिसका नाम है कॉन्गो बेसिन। समझते हैं इसके बारे में, भाई कॉन्गो बेसिन क्यों प्रसिद्ध है। कई महत्वपूर्ण, कई जगह आप इस नाम को पढ़ेंगे कॉन्गो बेसिन के बारे में। तो पढ़ लेते हैं भाई कॉन्गो बेसिन का मतलब क्या है। तो देखेंगे एक नदी यहां पर बह रही है जिसका नाम है कॉन्गो नदी। इसी को बोलते हैं, इसी का पुराना नाम क्या था, जायरे। हमने कॉन्गो जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पढ़ा था उसका भी बताया था, पुराना नाम क्या था, जायरे। तो नदी जो भी अपना क्षेत्र, जितना भी उसका प्रवाह क्षेत्र होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्गो बेसिन। मतलब जैसे नदी बहती है तो थोड़ा सा नीचे स्थान नीचे की ओर हो जाता है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, बेसिन का नाम उसको हम दे देते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉन्गो बेसिन। अब समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जा रही है आपकी भूमध्य रेखा। तो वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी नदी है, कॉन्गो नदी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉन्गो बेसिन क्यों फेमस है, तो एक हम पढ़ते हैं अमेजन के जंगल ब्राजील में और एक पढ़ते हैं कॉन्गो बेसिन, जो इतने घने जंगल हैं, इतने घने जंगल हैं कि यहां पर दिन में भी क्या रहता है, नीचे की ओर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब है ये भूमध्य रेखा पर स्थित घने जंगल का उदाहरण है, जिसको बोलते हैं हम सदाबहार वर्षावन, या जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय वर्षावन का उदाहरण है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहां पर क्या होता है, पाया जाता है। क्लियर है। कहां पर, कॉन्गो बेसिन में, बहुत घने जंगल यहां पर पाए जाते हैं। अब देखेंगे यहां पर ये कॉन्गो नदी यहां पर आई और यहां पर अटलांटिक महासागर में आकर क्या हो गई, गिर गई। क्लियर है। तो अटलांटिक महासागर में जब गिरी तो देखेंगे 2 देशों की राजधानी है, एक है किंगसा और एक है ब्राजीविले। ये है कॉन्गो की राजधानी और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी।
तो दोनों एक तरफ है एक राजधानी, दूसरी तरफ दूसरी राजधानी है, एक तरफ है किंगसा और दूसरी तरफ कौन सी है, ब्राजीविले, दूसरी क्या है, राजधानी। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, एक यहाँ पर नामीबिया के पास में एक खाड़ी और बनी है जिसका नाम है वाल्विस की खाड़ी, और एक अंतरिप और यहाँ पर बना हुआ है, इसको बोलते हैं केप फ्रिया, इसको कहा जाता है। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर एक एक कोंगो बेसिन में एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कोंगो बेसिन में एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं पिग्मी जनजाति। क्या नाम है, पिग्मी। क्यों फेमस है पिग्मी? ये माना जाता है दुनिया की सबसे कम हाइट वाली क्या है, जनजाति। इसको माना जाता है कि मानव और मानव के जो पुराने पूर्वज थे उन दोनों के बीच की स्थिति में आज भी कौन सी जनजाति है, पिग्मी। मतलब आज भी इनका रहन सहन उसी आदिम तरीके का है। किस जनजाति का, पिग्मी जनजाति का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, पिग्मी जनजाति। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं यहाँ पर एक खाड़ी बनी है जिसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। इसको पढ़ लेते हैं, गिनी की खाड़ी क्यों फेमस है। तो गिनी की खाड़ी की पहली बात आप लोकेशन क्या बताएंगे, गिनी की खाड़ी की क्या लोकेशन है, तो उसको बोलते हैं नाइजीरिया जो देश है उसके नीचे जो खाड़ी पाई जाती है उसी को बोलते हैं हम कौन सी खाड़ी, गिनी की खाड़ी। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से देश आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे है घाना, फिर है बेनिन, टोगो, फिर इसके आगे यहाँ पर है नाइजीरिया, यहाँ पर एक देश है कैमरून। तो ये जितने भी देश हैं ये सब कहाँ पर आते हैं, गिनी की खाड़ी में क्या है, आते हैं। किससे जुड़ी हुई है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई क्या है, खाड़ी। और देखेंगे यहाँ पर द्वीप हैं जैसे साओ टोमो प्रिंसिपे, दो देशों के बारे में हमने पहले पढ़ा था पॉलिटिकल में। ये साओ टोमो प्रिंसिपे भी कहाँ पर है, गिनी की खाड़ी में क्या है, स्थित। क्लियर है। अब ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ पर और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं और कई महत्वपूर्ण यहाँ पर झीलें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो नदी है उसको पढ़ते हैं हम, वो क्या है, नाइजर। निकल कहाँ से रही है, तो देखेंगे यहाँ पर एक नाम लिखा है फूटा जलौन। ये कहाँ पर है, एक पठार का उदाहरण है जो कहाँ पर है, गिनी में। इसकी राजधानी यहाँ पर बनी है कोनाक्री। तो गिनी में एक पठार है जिसका नाम है फूटा जलौन। यहीं पर है गिनी की उच्च भूमि। तो यहाँ से निकल रहा है गिनी से, उसके बाद जा रहा है माली में, उसके बाद जा रहा है नाइजर में, उसके बाद आ रहा है कहाँ पर, ये नाइजीरिया में ये नदी प्रवेश कर रही है। नाइजीरिया में आ गई और नाइजीरिया में यहाँ पर इसका देखेंगे डेल्टा ऑफ नाइजर। तो नाइजर नदी का डेल्टा ये गिनी की खाड़ी में आकर क्या हो रहा है, बन रहा है। यहाँ पर ये नाइजीरिया में इसका डेल्टा क्या हो जाता है, बन जाता है। यहाँ पर एक बांध बना है जिसका नाम है कैंजी बांध, जो किस पर बना है, नाइजर नदी पर ही क्या हुआ है, बना है। एक और नदी बनी है नाइजर की जिसका नाम है बेन्यू, जो किसकी सहायक नदी मानी जाती है, नाइजर की सहायक नदी मानी जाती है। एक झील यहाँ पर बनी है जिसका नाम है वोल्टा झील। तो एक नदी का नाम है वोल्टा, उसी पर एक बांध बना था, तो उसी बांध के सहारे जो झील का निर्माण किया है वो है वोल्टा झील। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या है, उदाहरण। कौन सी झील, वोल्टा झील। क्लियर पॉइंट है। और यहाँ पे देखेंगे ये हमने बता दिया फूटा जलौन। यहाँ पर एक नदी है सेनेगल, जो किस किस के देश की सीमा बनाती है, तो एक तो सेनेगल देश है और यहाँ पर ये नौकाचौट, ये किसकी राजधानी है, मारितानिया की। तो सेनेगल और मारितानिया की सीमा बनाती है कौन सी नदी, सेनेगल नदी। क्लियर है। और देखेंगे यहाँ पर एक और नदी है गाम्बिया। तो यहीं पर एक देश है द गाम्बिया नाम का क्या है, देश। और एक झील यहाँ पर बनी है चैड, जो चैड देश में आती है। और एक नदी यहाँ पर गिरती है जिसका नाम क्या है, चादी। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा अफ्रीका के महत्वपूर्ण पर्वत, मरुस्थल, झीलें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं आपको कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद।